नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार में हाल ही में आई उस भारी गिरावट की जड़ तक जा रहे हैं, जिसे कुछ लोग ब्लड बाथ यानी भारी बिकवाली तक कह रहे हैं। ये गिरावट कल शुरू हुई और आज भी जारी रही। निवेशकों को काफी नुकसान हुआ। तो चलिए ऐसे खोलकर समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो इशारा कर रही है कि इस गिरावट के पीछे वैश्विक और घरेलू दोनों तरह के कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। हमारा मकसद इन स्रोतों से मिले संकेतों को जोड़कर पूरी तस्वीर समझना है। बिल्कुल। शुरुआत दुनिया भर के संकेतों से करते हैं। अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा, ये वो आंकड़ा है जो फैक्ट्री गतिविधि के स्वास्थ्य को मापता है। वो 50 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 49.5 पर आ गया है। इसे अक्सर अर्थव्यवस्था में सुस्ती या यूं समझ लीजिए संभावित मंदी का शुरुआती संकेत माना जाता है। अच्छा। हालांकि वहाँ सर्विस सेक्टर ठीक कर रहा है, पर मैन्युफैक्चरिंग की ये कमजोरी, खासकर जब ट्रंप प्रशासन टैरिफ जैसे कदम उठा रहे हैं, वो चिंता तो बढ़ाती है। इसी तरह आप UK का PMI डेटा देखें, वो भी मिला जुला है, लेकिन कुल मिलाकर कमजोरी कहा जाएगा। वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग 48.2 पर है, यानी 50 से नीचे। वहाँ भी नीचे? हाँ, जो अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने का संकेत है। और सर्विस सेक्टर भी पिछले महीने के मुकाबले गिरा है 51.2 पर। तो भारत UK ट्रेड डील की बातों के बावजूद जमीनी आर्थिक संकेत बहुत मजबूत नहीं दिख रहे हैं। और भारत का अपना PMI कैसा रहा? क्या यहाँ तस्वीर अलग है? भारत का कॉम्पोजिट PMI, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को मिलाकर बनता है, वो भी थोड़ा गिरा है 61 से 60.7 पर। आंकड़े बताते हैं कि भले ही ये 50 से काफी ऊपर है, पर गिरावट को बाजार ने नकारात्मक रूप से लिया। अच्छा। दिलचस्प ये है कि मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सुधरा है, 88.4 से 59.2 हुआ, लेकिन सर्विस सेक्टर में गिरावट आई। तो कुल मिलाकर देखें तो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से PMI के ये आंकड़े एक तरह के वैश्विक सुस्ती का इशारा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये वैश्विक संकेतों की सुस्ती तो है ही, इसके साथ साथ क्या भारत के अपने घरेलू मोर्चे पर भी कुछ बड़े झटके लगे हैं? हाँ बिल्कुल। एक बड़ा झटका बजाज फाइनेंस के शेयर में देखने को मिला, जो करीब 5-6% टूट गया। अब ये इसलिए अहम है क्योंकि बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ा और अहम स्टॉक है, आप जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। हुआ ये कि कंपनी ने 22% की अच्छी ग्रोथ तो दिखाई, लेकिन जानकारी के मुताबिक उनकी क्रेडिट लागत बढ़ रही है, खासकर MSME यानी छोटे और मझोले उद्यमों और 2 व्हीलर लोन सेगमेंट में। बाजार को ये बात शायद पसंद नहीं आई और भारी बिकवाली हुई, जिसका असर पूरे बाजार पे पड़ा। सही। और एक डर के मीटर की भी बात होती है, इंडिया विक्स, उसका क्या हाल रहा? इंडिया विक्स VIX, जिसे बाजार का डर का सूचकांक भी कहते हैं, वो करीब 7% उछल गया। जब विक्स बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेडर्स घबराए हुए हैं और उन्हें क्या कहते हैं, आगे और गिरावट का डर सता रहा है। ये बढ़ी हुई अस्थिरता का संकेत है। रुपया और विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs का क्या रुझान रहा? ये भी तो बाजार की दिशा तय करने में अहम होते हैं। बिल्कुल। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, जो आयात को महंगा बनाता है और चिंता बढ़ाता है। और शायद इसी वैश्विक सुस्ती और बढ़ते डर को देखते हुए विदेशी संस्थागत निवेशकों ने FIIs ने पिछले सिर्फ 4 कारोबारी दिनों में लगभग, आप अंदाजा लगाइए, 11,500 करोड़ रुपए की जबरदस्त बिकवाली की है। 11,500 करोड़, बाप रे। हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और जब FIIs पैसा निकालते हैं तो बाजार पर सीधा दबाव बनता है। सही। अच्छा, जानकारी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और वहां के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के बीच किसी तनाव का भी जिक्र था। इसका क्या मतलब है? हाँ, ऐसी खबरें हैं कि ट्रंप फेड पर ब्याज दरें काफी ज्यादा, करीब 3% तक घटाने का दबाव बना रहे हैं और फेड चेयरमैन पॉवेल को हटाने तक की बातें कर रहे हैं। अब इसका सीधा असर भले ही तुरंत भारत पर ना दिखे, लेकिन ये आप समझ सकते हैं, दुनिया भर के आर्थिक माहौल में अनिश्चितता घोलता है। बिल्कुल। जिसका असर कहीं ना कहीं सब पर पड़ता है। और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ये तो हमेशा भारत के लिए चिंता का सबब रहती हैं। बिल्कुल सही। ब्रेंट क्रूड का दाम बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करते हैं। इससे हमारा आयात बिल बढ़ता है और महंगाई बढ़ने का खतरा भी। इसके पीछे रूस पर बढ़ते प्रतिबंध, मजबूत होता डॉलर और अमेरिका का कमजोर मैन्युफैक्चरिंग डेटा जैसे कारण गिनाए जा रहे हैं। तो ये सारे मैक्रो और कंपनी विशिष्ट कारक तो थे ही। अब अगर बाजार के तकनीकी चार्ट्स को देखें तो क्या वो भी पहले से कोई चेतावनी दे रहे थे? हाँ, अगर चार्ट्स पर गौर करें तो निफ्टी 50 पर बियरिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न बना था।
ये एक तकनीकी संकेत है जहां एक बड़ी लाल कैंडल पिछली हरी कैंडल को पूरी तरह ढक लेती है और इसे अक्सर बाजार के रुझान में मंदी या गिरावट का मजबूत संकेत माना जाता है। अच्छा, बेरिश एनगल्फिंग। हाँ, बाजार ने ऊपर जाने की कोशिश जरूर की, लेकिन टिक नहीं पाया, मतलब बेचने वाले हावी थे। जानकारों की नज़र अब 24,900 के स्तर पर है। अगर निफ्टी इसके नीचे जाता है तो और गिरावट आ सकती है। ओके। और एक और इंडिकेटर RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो खरीदने या बेचने के मोमेंटम को मापता है, वो भी 40 के पास आ गया है। जब ये 30 के करीब जाता है तो कुछ लोग इसे अत्यधिक बिकवाली, मतलब ओवरसोल्ड मानकर खरीदारी का मौका तलाशते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये गिरावट किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई चीजों के एक साथ आने से हुई है, जैसे वैश्विक PMI का कमजोर होना, बजाज फाइनेंस जैसे बड़े स्टॉक में निराशा, रुपए की कमजोरी, FIIs की भारी बिकवाली। हाँ, कच्चा तेल भी महंगा हो रहा है। हाँ, कच्चा तेल, वैश्विक अनिश्चितता और ऊपर से तकनीकी चार्ट्स पर भी कमजोरी के संकेत। सब एक साथ। आपने सही सारांश दिया। इन सब ने मिलकर बाजार पर दबाव बनाया। अब निवेशकों के लिए यहाँ मुख्य संदेश ये निकल कर आ रहा है कि ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है। अगर अच्छे मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में निवेश है तो बने रहने की सलाह दी जा रही है। बल्कि कुछ रणनीतियां जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग, या जैसा कि सूत्रों में हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग या बाय ऑन डिप यानी गिरावट में खरीदे का जिक्र है, वो इस गिरावट को धीरे धीरे सोच समझकर और निवेश करने का एक अवसर मानती हैं। RSI जैसे इंडिकेटर पर नजर रखकर सही समय चुनने की बात भी कही गई है। सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं जो निवेश की दुनिया के दिग्गज वॉरेन बफेट ने कही है और जिसका सार इन स्रोतों में भी झलकता है। जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। क्या पता बाजार में फैला ये मौजूदा डर ही भविष्य के लिए किसी अवसर का दरवाजा खोल रहा हो। इस गहरी पड़ताल के लिए धन्यवाद। अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे।